की तरह एक सामान्य वर्ग से हूँ और विकास जो है एक गरीब से गरीब बच्चा, गांव का बच्चा, अगर पढ़ लिख कर जिसके माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, अगर वो बच्चा भी पढ़ लिख कर आपके गांव से अगर कलेक्टर बन जाए, वो होता है असली विकास। असली विकास वो होता है। अब बात ये आती है कि कहां समस्या आती है कि हमारे बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। दो प्रकार के आज एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम करता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। आप देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल, पोडार इंटरनेशनल स्कूल, ऐसे स्कूल में पढ़ के एक बच्चा जो है 12वीं और कॉलेज करता है, फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करता है, और एक बच्चा जो है गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करता है। लेकिन दो में सरकारी स्कूल के जो बच्चा है उसकी नौकरी बाद में लगती है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ लिख के आगे बढ़ा उसकी नौकरी पहले लगती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कहीं ना कहीं विकास की परिभाषा लोग नहीं समझते हैं। तो यहाँ जितने भी गांव के लोग इस मंच के सामने बैठे हैं, अगर आप यहाँ पर समक्ष हैं तो आपके सामने एक बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। वाकई में आपको अगर कोई विकास करना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं जिस संगठन से हूं या कोई पार्टी, दुनिया की कोई पार्टी हो, चाहे वो तो मेरे लोग हो या पराये लोग, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन मेरा ये मानना है एक गांव का बच्चा, आपके घर का बच्चे स्कूल में पढ़ता सरकारी स्कूल में, और उसी सरकारी स्कूल में आपके क्षेत्र का कोई टीआई है, कोई एसपी है या कलेक्टर की बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े। उसी सरकारी स्कूल में एक गरीब मजदूर का बच्चा और उसी सरकारी स्कूल में एक बड़ा से बड़ा कर्मचारी का बच्चा अगर बैठ के पढ़े, मुझे बताइए शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी क्या नहीं? क्या चाहेगा एक कलेक्टर कि उसका बेटा ऐसा गंदे स्कूल में पढ़े जहां टीचर ना आता हो? बिल्कुल नहीं। वाकई में अगर शिक्षा व्यवस्था सुधारना है, आपके क्षेत्र में वोट के नाम पर, किसी भी नाम पर अगर कोई वाकई में आपको बोलता है तो एक बात दिमाग से बोलिए, समझाइए कि हमें राशन आप फ्री दे रहे हो, हमें मकान फ्री दे रहे हो। चाहे कोई भी सरकार है, वो राशन देने की बात करते हो, देते भी हैं, मकान देते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमें वो मुफ्त शिक्षा नहीं देते? क्या वजह है कि हमें हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों को सही से सही जो रोजगार नहीं मिल पाता, सही से बड़ी पोस्ट में नहीं पहुंच पाता? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अगर एक सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे तो वाकई में ये जो गरीबी जो स्थिति जो दिखती है हमारे गांव स्तर पे, ये कभी नहीं दिखेगी। तो ये आज हम इस मंच के माध्यम से कमिटमेंट लीजिए कि आने वाले समय में जोरों शोरों से आवाज उठाइए कि सरकारी कर्मचारी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, तब जाके आप गरीबों के बच्चे बड़े से बड़े स्कूल में और बड़े से बड़े एलएलबी करके जज से लेके मजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में बैठेंगे। नहीं तो कभी जिंदगी में हमारा सपना कभी साकार नहीं होगा। हमें इस बात को अमल करवाना पड़ेगा। दूसरी चीजें मैं आपको ये भी बता दूं, आदिवासी एसटी एससी एक्ट बने हुए हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। छिंदवाड़ा जिले में एसटी और एससी को बहुत लाते जूते पड़ते हैं, और उसके बावजूद भी जब वो थाने के शरण में जाते हैं, जैसे आपने जय भीम मूवी देखा होगा, जय भीम मूवी में एक आदिवासी को इतना बुरे तरीके से पुलिस कस्टडी में मारा जाता है कि उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उसको ले जाकर फेंक देते हैं। सेम टू सेम घटना रतलाम में एक आदिवासी युवा के साथ घटी, उसको भी वहां पर मार दिया गया और फेंक दिया गया। लेकिन अब बात आती है न्याय की, तो आखिर हम लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल पाता? हमें उस मूवी से सीखना पड़ेगा। अगर कोई आदिवासी महिला को, कोई ऐसी समुदाय की महिला को, एसटी समुदाय के कोई पुरुष को कोई भी व्यक्ति जाति सूचक गाली देता है, अगर हाथ उठाता है, उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट जो दर्ज होने की जो बात होती है एकदम से नहीं होती। मेरे पास समथिंग 65 से 70 मामले पड़े हैं। रोज लोग आते हैं और कहीं ना कहीं ये बात करते हैं कि साहब हमारी जो एफआईआर है थाने में नहीं लिख पाते। कारण क्या है? कारण वही है कि एक वर्ग वो होता है जो पुलिस और थाने में अपनी वजनदारी के दम पर अगर वो लाते जूते भी किसी को मार दे तो पुलिस वाले उसके ऊपर एफआईआर नहीं लिखते, और एक वर्ग वो होता है ये गरीब वर्ग, ये कूट पीट के अगर पुलिस के सामने जाता है तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। तो इस चीज को अगर बदलना है तो कहीं ना कहीं आपको एक होना पड़ेगा। ग्रामीण स्तर पे आप जिस समाज से हो, जिस समुदाय से हो, अगर आप वाकई न्याय चाहते हो तो अपने सामाजिक स्तर में एकता बनाइए। आप चाहे एसटी से हो, एससी से हो, ओबीसी से हो, अगर आपके समाज में आप बैठने लगे, आप डहरिया हो, आप पाल समाज से हो, आप गोंड समुदाय से हो, आप जो है कोई अदर समुदाय से हो, अगर आपकी समाज की एकता मजबूत है तो वाकई आपके समाज के व्यक्ति के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार नहीं करेगा। अगर आपकी समाज कमजोर है तो मैं आपको बता दूं बहुत सारी नेतागिरी चलेगी, बहुत कुछ चलेंगे और आपको कभी जिंदगी में न्याय नहीं मिल पाएगा। तो उसी क्षेत्र में
मैंने 21 दिन जेल में रह आया हूँ। छिंदवाड़ा जेल में 21 दिन का मेरा सफर रहा है। एक पुलिस वाली महिला ने हमारी आदिवासी बेटी को लात मार दी थी, और जब वो एफआईआर लिखवाने के लिए थाने गई तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। तो आपको बता दूं, ऐसे मामलों में कोई व्यक्ति सामने नहीं आता। बहुत सारे लोग आए, बोले हम न्याय दिलाएंगे, हम न्याय दिलाएंगे, लेकिन कोई भी न्याय नहीं दिलाया। जब हम लोग आंदोलन करे तो 21 दिन मेरे को छिंदवाड़ा जेल में रखा गया, लेकिन उस समय भी वो जेल में था तो मैं कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से था। बहुत सारे साथियों ने गद्दारी किया। तो मैं आपको ये सब क्या बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप अगर किसी गांव में हैं तो आप अपने आप को अकेले ना समझें। 1 लाख से ज्यादा युवाओं की टीम आपके साथ है। अगर आपके साथ कहीं पर भी कुछ भी अन्याय होता है तो आप अपने क्षेत्र के तमाम लोगों के पास जाइए, आपको वहां भी न्याय नहीं मिलता है। आप अगर अकेले पड़ गए हैं तो हमारी युवाओं की टीम आपके साथ है, हम आपको न्याय दिलाएंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमारी जान की कुर्बानी देना पड़े, चाहे वो कोई समुदाय का हो। मैं कोई नेतागिरी व्यक्ति नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक छात्र संगठन का युवा हूं और सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूं। सैकड़ों माताएं बहनें जो छिंदवाड़ा में शोषण होता है तो हम पुलिस विभाग को ये तमाम प्रकार की सूचना दे देकर कई बच्चियों जो आत्महत्या कर रही थी, समथिंग 8 से 10 लड़कियां हैं जो आत्महत्या करने पर मजबूर थी। कहीं ना कहीं उनको किसी व्यक्ति ने शोषण करके उनका वीडियो बना लिया था। आप सोच के देखिए, आपके घर की बेटी, आपके घर की बहन का कोई भी अगर गलत प्रकार से वीडियो बनाता है, कहीं ना कहीं वो आपको बताने से डरती है। समाज में डरती है कि कहीं ना कहीं उसके साथ गलत ना हो जाए। उसके लोग, उसके समाज के लोग को अगर पता चल जाए, उसके मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो उनके दिल में क्या बीतेगा। उस कंडीशन में कई सारी बच्चियां हैं जो अपने घर में ये समस्या नहीं बताती। उस समय हमारे पास बहुत सारी बच्चियों की टीम है जो इस प्रकार के मामले को सुलझाने का काम करती है और उनको हिम्मत देने का काम करते हैं, ताकि यही बच्चे हैं जो आगे चल के हमारे देश का भविष्य है। यही बच्चे हैं जो कलेक्टर बनेंगे, नेता बनेंगे और बड़े से बड़े पद में जाएंगे। और वाकई में ये गरीब बच्चों का विकास होता है, ये लोगों को बताने का काम करेंगे। हम वही काम कर रहे हैं। अपने अंतिम लाइन रखते हुए मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमने बहुत समय से सुना डिजिटल इंडिया के बारे में। हम उस सपने को साकार करने के लिए हमें ग्रामीण स्तर से आवाज उठाना है। हमें हर ग्राम पंचायत में वाईफाई लग चुके थे, मुफ्त वाईफाई, जिसमें पढ़ाई के लिए बोला गया था। कहीं ना कहीं हमारे जो युवा साथी हैं, बच्चे हैं, अब उस चीज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हम ग्राम पंचायत के स्तर में देखें, कहीं का पेंशन चालू नहीं हुआ है। कई ऐसे बच्चे जो अपाहिज हैं, लेकिन उनको अपाहिज की उनकी इनकम नहीं डल रही है। कई ऐसी माताएं बहनें, कई ऐसे सियाने हैं जिनका फिंगरप्रिंट नहीं आने के कारण वो कई समय से अपनी पेंशन नहीं निकाल पाए। ये तमाम प्रकार की समस्याएं डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही संपन्न होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस योजना को लेकर आया था, लेकिन कहीं ना कहीं हम जमीनी स्तर पे हम उठेंगे तब जाके समस्या सॉल्व होने वाली है। हम अपने गांव में बैठे बैठे, हमारे गांव में कितना पैसा हमारी पंचायत में डाला हुआ है, कितना पैसा सरपंच के द्वारा और हमारे सचिव के द्वारा निकाला गया है, ये तमाम जानकारी आपके मोबाइल में रखी हुई है। वाकई में अगर आप डिजिटल इंडिया को फॉलो करते हैं, वाकई में अगर आपके नाम का प्रधानमंत्री आवास का अगर कई बार नाम आवंटित हो जाता है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक, विरोध पूर्वक आपका पक्का मकान कुछ लोग बनने नहीं देना चाहते। ये तमाम प्रकार की जानकारी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। इसलिए हर गांव में आवाज उठाएं कि जो ग्राम पंचायत में जो वाईफाई लगा हुआ है वहां पर हर ऑनलाइन सुविधा हमें दे। हमारे लोग जो छिंदवाड़ा में भटकते हैं, हमारे लोग जो पुलिस में एफआईआर डालने के लिए जाते हैं लेकिन एफआईआर नहीं होती है, वो एफआईआर ऑनलाइन भी होती है। ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको डिजिटल इंडिया के माध्यम से मिलेगी। तो ये काम हमारे क्षेत्रीय लोग और युवा साथी लगातार कर रहे हैं और आप भी इन तमाम चीजों से जुड़ो। इसके लिए हम हमारी पहल लगातार चलती है। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती छिंदवाड़ा जिला स्तर पे हम बड़े रूप में मना रहे हैं। और हमारे बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र है जहां पर आदिवासियों को उनके जमीन से भगाया जा रहा है, सिर्फ 2 लाख या 2.5 लाख रुपए एकड़ मुआवजा देकर। इसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। संगम 1, संगम 2 और दूधी नदी में जो बांध बन रहा है उसमें सैकड़ों आदिवासी और गैर आदिवासी सभी लोगों की जमीन जो छीन रही है, उसके लिए कोई भी व्यक्ति आंदोलन नहीं कर रहा है। लेकिन हमारी युवाओं की टीम वहां पर है। हम अपने पुरखों की जमीन को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। और आपको कितने ही पैसे का और किसी का भी लोभ दे दे, आप अपनी जगह को विस्थापन से बचाएं, क्योंकि हमें यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगवानी है। हमें अपने मध्य प्रदेश को, हमारे छिंदवाड़ा जिला को एजुकेशन का हब बनाया। जैसे कि यहाँ से भारत मसराम भाई है जिन्होंने बीएससी करके आए कोटा से। कोटा में इतने सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। भाई हमारा छिंदवाड़ा को कोटा नहीं बना सकते क्या?
शिक्षा का हब अगर बनाना है, आप फैक्ट्री लगा रहे हैं यहाँ पर, पूरा परासिया कोल डाले कोयला के नाम पर। हमारा एक ही चीज कहना है कि अगर छिंदवाड़ा को कुछ आप बनाना चाहते हो तो शिक्षा का हब बनाइए, शिक्षा की फैक्ट्रियां खोलिए। कहने का मतलब है सारे के सारे कोर्सेज जो हम बाहर जाके कवर करते हैं वो हमें यहाँ लोकल कवर हो, ये हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं अपने वाणी को वाइंड अप करूंगा और अंतिम शब्द में दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की कुछ बातें आपके सामने शेयर करूंगा। आज पीला गमछा डाल के गणमाना का कार्यक्रम हम कर रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन जैसे ही हमारे पूजनीय दादा मनमोहन साहब भट्टी जी की डेथ हुई थी, षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई थी, उसके बाद से ही बहुत सारे लोगों ने विरोध करना चालू कर दिए थे कि तुम्हारा पीला गमछा गया, तुम्हारा गणमाना गया। उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, गणमाना कोई पार्टी का शब्द नहीं है, गणमाना हमारा भूभाग्य शब्द है, हमारा सामाजिक शब्द है, हमारा सांस्कृतिक शब्द है। ये शब्द कभी खत्म होने वाला नहीं है, इसकी तो लहर अभी शुरू हुई है, इसकी लहर लगातार बढ़ रही है। और इतने कहकर अपने स्थान को मैं विराम दूंगा। सेवा 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 जोहार, जय गणमाना।